हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विकास एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आ चुका हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो कहीं ना कहीं रिलेटेड है मेरी लास्ट वाली वीडियो से। लास्ट की वीडियो मेरी ये थी कि हाउ आई जस्ट बुक माई फ्लाइट फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, और ऐसे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या क्या कंसिडरेशन थे। अब उसके बीच में मुझे डायरेक्ट फ्लाइट था, इनडायरेक्ट फ्लाइट, बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे थे। बट वाई आई जस्ट चोज दैट वो इनडायरेक्ट वाला ऑप्शन, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में बताते हैं। और अगर उन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में ऐड करता हूँ तो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। चलते हैं वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दिया करो यार। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, मैं और वीडियोस लेके आता हूँ। आप और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। हुआ क्या कि जब मेरा वीज़ा आया, राइट, जो मेरे पीपीआर लेटर आए थे, तो मैंने अपना पासपोर्ट सबमिशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर दिया। देन उसका कलेक्शन भी हो गया, मेरा एवरीथिंग इज डन। तो उसी टाइम पीरियड के बीच में मैंने ये सोचा कि कितनी जल्दी अगर मैं अपनी फ्लाइट बुक कर लेता हूँ तो मुझे बेनिफिट मिल सकता है। एंड रीजन अगेन वाई दिस, बिकॉज कि जो भी बच्चे कनाडा जा रहे होते हैं या किसी भी कंट्री जा रहे होते हैं, तो उनका एक इंटेक होता है। जैसे सितंबर इंटेक है, जनवरी इंटेक है, मई इंटेक है। और वहाँ की गवर्नमेंट या कॉलेज आपको हमेशा 4 वीक्स तक पहले ही अलाउ करती हैं कि आपको कंट्री में इंटर करने के लिए। अब जब किसी भी इंटेक से पहले आप जब फ्लाइट बुक करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, जो फ्लाइट का रेट होता है बहुत ज़्यादा होता है। वो एक पीक टाइम होता है क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट, बहुत सारे स्टूडेंट के वीज़ा आए होते हैं तो वो जाना चाहते हैं। इसी वजह से रेट उसका हाई होता है। दूसरा रीजन रेट हाई होने का ये हो सकता है कि अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट चूज करते हो। अब डायरेक्ट फ्लाइट में क्या होता है कि आप इंडिया से कनाडा का जो टोटल ट्रेवल टाइम है वो 15 से 16 आवर्स का होता है। तो आप एक बार में लाइक एयर इंडिया या एयर कनाडा पकड़ के आप चले जाते हो और वहाँ पे लाइक जो भी आपको डेस्टिनेशन होता है वहाँ पहुँच जाते हो। तो नेक्स्ट रीजन ये हो सकता है फ्लाइट की आपका हाई होने का कि आप कोई ऐसी कंट्री को चूज करते हो जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है, जैसे कि फ्रैंकफर्ट का हो गया जर्मनी, यूके का हो गया, और उसके बाद फिर आप फ्रांस का भी हो गया। तो ये अलग अलग ऑप्शन हैं जहाँ पे आप अगर इनको चूज करते हो तो यहाँ पे फ्लाइट के रेट ज़्यादा होते हैं। आपका नेक्स्ट रीजन आता है कि आप आखिर फ्लाइट का रेट कहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं जहाँ पे आपको जो लेबर टाइम होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। लाइक अगर आपको किसी जगह 2 आवर्स का मिल रहा है लेबर या 4 आवर्स का मिल रहा है तो वहाँ पे भी फ्लाइट के रेट ज़्यादा हो सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को बताने का रीज़न ये है बिकॉज ये चीज़ें मैंने लिटरली फेस करी, और इन्हीं सारी चीज़ों को देखने के बाद मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। मेरे सामने ऑप्शन ये आया था कि जब मैं इंडिया से कनाडा के लिए फ्लाइट बुक करा था, लाइक न्यू दिल्ली से टोरंटो के लिए, तो वहाँ पे मुझे फ्रैंकफर्ट के लिए दो ऑप्शन मिले। एक तो जिसका लेओवर मुझे 4 आवर्स का मिल रहा था, दूसरा जो मुझे 15 आवर्स का मिल रहा था। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस था, जो 4 आवर्स का था उसकी उसकी जो प्राइस थी 1,30,000 के आसपास, और जो इसका लेओवर 15 आवर्स का था वहाँ पे जो मुझे प्राइस मिल रहा था 94,000 का। एक ही कंट्री से जा रहे हैं, ट्रैवल करें, थर्ड कंट्री मैंने सेम चूज करी है, बट फिर भी रेट में डिफरेंस है बिकॉज लेबर का। अब आपको बहुत सारे ऐसे भी ऑप्शन मिलेंगे जहाँ पे आपको जो वाया थर्ड कंट्री जाते हो तो प्राइस कम होती है, बट वहाँ पे ट्रांजिट वीजा का रिक्वायरमेंट होता है। अब ट्रांजिट वीजा क्या होता है, जब भी आप किसी थर्ड कंट्री से ट्रैवल करते हो, लाइक फ्रैंकफर्ट का हो गया, यूएसए का हो गया, दोहा से हो गया, या लाइक यूथोपिया से हो गया, थर्ड कंट्री से ट्रैवल करते हो, अगर आपका जो लेबर टाइम है अगर वो 8 आवर्स से ज़्यादा होता है तो वहाँ पे आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज ट्रांजिट वीज़ा। और अब अगर आप ट्रांजिट वीज़ा को अप्लाई करने के लिए जाते हो तो हर एक अलग अलग कंट्री के लिए उनकी अलग अलग रेट्स होते हैं। उसके लिए भी आपको क्या करना होता है, अपॉइंटमेंट लेना होता है। आपके जो भी नेटिव कंट्री है, जैसे इंडिया में हो तो आपको जाना पड़ता है एंड यूल गो एंड बुक योर अपॉइंटमेंट। अपना वीज़ा का फीस पे करते हो, लाइक $80 था, 80 यूरोज था आपके फ्रैंकफर्ट के लिए, 100 कैनेडियन डॉलर था आपका यूएसए के लिए, शायद 72 के आसपास का था। मतलब ये कुछ अमाउंट है जिसमें आपको 7 to 8 थाउजेंड के रुपीज़ पे करने होते हैं। और इसके बाद अगर थर्ड कंट्री का जो प्राइस है जहाँ पे ट्रांजिट वीजा रिक्वायरमेंट है, अगर उनका प्राइस 94 है और ऊपर से आप अगर फिर से पे करते हो लाइक 8,000 9,000, और जो भी 14 से 15 आवर्स टाइम के लिए आप वहाँ पे रहते हो, बिकॉज रिक्वायरमेंट तो तभी होगी जब आप 8 आवर्स से ऊपर रहते हो, फिर आपको उसमें भी कुछ एक्सपेंसेस इंक्लूड हो जाते हैं, तो ऑलमोस्ट मिला जुला के वो 1 लाख के ऊपर ही चला जाता है। तो इसीलिए मैं ये बताता हूँ कि यार ट्रांजिट वीजा वाला ऑप्शन आप अपने पास मत रखो, ठीक है। ये तो हो गया पहले क्लियरेंस। अब मैंने क्यों चूज़ किया जो थर्ड कंट्री है जिसमें मुझे पे करना पड़ा था ऑलमोस्ट 1.1 लाख के आसपास, मतलब 1,11,000 के आसपास। अब मैंने इसमें जो चूज़ करा है वो मेरा है दोहा का। दोहा वाले ऑप्शन में भी मुझे ये है कि जब मैंने फ्लाइट बुक करी तो अब स्टार्टिंग में उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे थे कि यहाँ पे आप इतने टाइम के लिए रुको तो फिर आपको 1,30,000, फिर 1,11,000, 1,10,000, 9,000 तक, मतलब 1 लाख के आसपास भी मुझे ये प्राइस मिल रही थी। बट अब ये है कि मुझे ये ऑप्शन मिला लगभग ऑलमोस्ट 40 से 50 एजेंट्स को कंसिडर करने के बाद। मैंने बात करी उनसे, कंफर्म किया कि क्या ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे मुझे गुड़गांव में एक मतलब भैया है जिससे मेरी कांटेक्ट हुई, और फिर मैं उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना वो भी मेंशन कर दूँगा जिससे आप अगर चाहो तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, बिकॉज वो ही वॉज वेरी
फ्लेक्सिबल एंड वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट दैट फ्लाइट बुकिंग वाले ऑप्शन में, तो वो मेरे लिए बेटर ऑप्शन था। अब अगर बात करते हैं कि क्या आपको लोकल एजेंट चूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अगर आप फ्लाइट बुकिंग के लिए जाते हो, तो यू कैन डेफिनेटली कंसीडर, अगर आपके कोई जानने वाले में है या आप किसी अपने नोन से पता कर पाते हो कि हाँ हाउ दैट पर्सन इज, हाउ लाइक इफ समवन हैज़ ऑलरेडी बुक फ्लाइट फ्रॉम दैट पर्सन, तो आप उनको भी कंसिडर करके अपनी फ्लाइट बुक कर सकते हो। फिर बात आती है कि क्या आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली यू कैन गो विद दैट, बट ये है कि जब भी आप ऑनलाइन बुक करने के लिए जाते हो, तो मुझे सिर्फ मेक माई ट्रिप एक ऐसा ऑप्शन मिला जहाँ पे आपको डायरेक्टली ये मेंशन होता है कि आपको यहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट है। और इसके बाद जब आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से पूछते हो कि मैं ये कैसे अप्लाई कर सकता हूँ या इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होगी, तो सीधा यही कहते हैं कि आपको एयरलाइन से बात करनी पड़ती है। अब मुझे एयरलाइन से बात करने के बताऊँ तो मुझे सिर्फ एयर इंडिया को अभी तक मैं डायरेक्टली कॉल कर पाया हूँ, और भी मुझे और ऑप्शन थे, बट मैंने सोचा कि मैं ट्राई करता हूँ एयर कनाडा को कांटेक्ट करने का, या और भी ऐसे बहुत सारी फ्लाइट्स अवेलेबल हैं जिनको कांटेक्ट करने का ट्राई करा, बट कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो ये जो प्रॉब्लम है आप स्टार्टिंग में फेस कर सकते हो। अब जब उनसे बात करते हो, एयरलाइन वाले से भी कंफर्म करते हो कि यार क्या ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो एयरलाइन भी आपको प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं दे पाते हैं कि आपको ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी। वो डायरेक्टली कहते हैं कि आप अपने रिस्पेक्टिव कंट्री जहाँ पे आप ट्रैवल करने वाले हो उनसे कंफर्म करो। अब भाई उनसे कांटेक्ट करने जाओ, लाइक यूएस जा रहे हो, यूके जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, अब वहाँ पे कांटेक्ट करो तो ऑलमोस्ट जो आपको कनेक्शन का जो टाइम है वो लगभग 24 आवर्स, 48 आवर्स, एक हफ्ते, 10 दिन का टाइम लग जाता है, वो कहीं ना कहीं डिले होता है। तो सबसे बेटर अगेन आई एम सेइंग कि डू नॉट गो विद दैट ट्रांजिट वीजा ऑप्शन से। अब मेरे लिए ऑप्शन, जैसे अब मैंने, मेरे एक फ्रेंड ने ऐसा भी करा है कि उन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक करा, जैसे वो एक क्लियर टिप करके है, तो वहाँ से उन्होंने बुक करा। तो अब इसमें ये है कि जो मैंने सबसे पहला ऑप्शन बताया कि आपको ट्रांजिट वीजा की रिक्वायरमेंट का कंफर्म करना पड़ेगा। एंड अगेन जब आप बुक करते हो तो वहाँ पे भी आपको ये पूछना पड़ता है उनसे कि क्या यहाँ पे मुझे ये ट्रेवल बैगेजेस जो हमें लेके जाने पड़ते हैं, जैसे 23 kg का आपको एक का है, दो का ऑप्शन मिलता है, या कितने का ऑप्शन आपको मिल सकता है, केबिन बैगेज या चेक इन बैगेज का जो भी है आपको। और ये भी चीज़ें आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे बहुत ही कम मेंशन होती हैं, और वो भी आपको कंफर्म करना पड़ता है एयरलाइन की साइड से। अब ये चीज़ें तो मतलब पूरी पूरी डिपेंडेंसीज आपके ऊपर आ जाती हैं कि आपको ये पूरा कंफर्म करना है, और अगर इसी बीच में आपको कोई ट्रस्टेड ट्रैवल एजेंट मिल जाता है तो वो आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनको मैंने कंसीडर करने के बाद अपना टिकट बुक किया। ऑलमोस्ट मैं बताऊँ तो मुझे 10 डेज़ लग गया था अपना पूरा टिकट बुक करने में। और फाइनली जब मैंने टिकट बुक कर लिया तो फिर मुझे लगा कि हाँ यार अभी सही ऑप्शन मिल गया, मैं इन चीज़ों को अगर आपके साथ भी शेयर करूँगा। लास्ट मोमेंट पे वो मुझे ये थोड़ा सा डर सा लग रहा था कि यार मैं 1.1 लाख के आसपास का अमाउंट शेयर करने जा रहा हूँ किसी को, पेमेंट करने जा रहा हूँ, तो क्या वो एक राइट पर्सन के हाथ में जाता है या नहीं जाता है, एक डर तो बना रहता है। बट फिर भी फाइनली जब एक बार कहीं आप पेमेंट कर देते हो और वहाँ से आपको एक पॉजिटिव एक्शन मिलता है, तो कहीं ना कहीं आप वो दूसरे को भी सजेस्ट करते हो कि इवन कोई और को भी हेल्प चाहिए तो वो वहाँ पे उनको कंसिडर कर सकते हैं। तो यार ये थी मेरी पूरी पूरी वीडियो कि हाउ यू शुड चूज फ्लाइट एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो, और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हो। होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा।